मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आज के सत्र में आज है दिनांक 8 फरवरी 2023 और 8 फरवरी 2023 के सेशन में हम पुनः प्रतिदिन की भांति अपने टॉपिक के साथ उपस्थित हैं आप सबके सामने। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस क्रम में सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने है ओपन सीजन। ठीक है, ओपन सीजन यहाँ पे मेघालय में जो चुनाव है मेघालय में, ठीक है, उससे संबंधित चर्चा है। इसमें आप सभी को पता होगा कि फरवरी 27 को वहाँ इलेक्शन है, तो उससे पहले जो नेताओं का एक दल से दूसरे दल में आना जाना है उसको लेकर चर्चा है। ठीक है, हम उसको कैसे समझेंगे, वहाँ की गणित क्या है, वहाँ के उसी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई इस टॉपिक में। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है पॉली क्राइसिस दैट इज डिप्लेटिंग पाकिस्तान रेजिलियंस। पॉली क्राइसिस होता है बहुसंकट। पॉली क्राइसिस मीन्स बहुसंकट। ठीक है, बहुसंकट से मतलब है जब कई तरह के संकट आपको घेर लेते हैं। ठीक है, तो बहुसंकट आप समझिए। और साथ ही डिप्लेटिंग होता है क्षरण होना, कि पाकिस्तान का जो रेजिलियंस है ना, जो अनुकूलन क्षमता है वो खत्म हो रही है। क्या हो रही है? वो खत्म हो रही है। ठीक है, उसके बारे में है। जैसे कि आपको बता दूं, पाकिस्तान में भी एक तरह से राजनीतिक अस्थिरता भी है और साथ ही वहाँ की जो आर्थिक जो स्थिति है पाकिस्तान की वो भी सही नहीं है। वहाँ डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये का मूल्य काफ़ी गिर गया है। खाने पीने के चीज़ महंगे हो गए हैं। यहाँ तक कि वहाँ के नेता सब भी सुरक्षित नहीं हैं। हाई प्रोफाइल व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ एक तरह से तानाशाहों का शासन कई बार रहा है। लोकतंत्र जो है वहाँ पे उतना मजबूत है नहीं। ठीक है, तो कई तरह के संकटों से पाकिस्तान जूझ रहा है ना। आज़ादी के उस पाकिस्तान जो अस्तित्व में आया था उसी के बाद से पाकिस्तान कई तरह के संकटों से जूझ रहा है। आतंकवाद भी इनमें एक बड़ा संकट है। ठीक है, साथ ही फौज जो है, वहाँ की जो आर्मी है, सेना है, और सरकार के बीच समन्वय का ना बन पाना है ना। आईएसआई जो है खुफिया एजेंसी, उसकी अलग भूमिका है। तो एक तरह से उन्हीं अस्थिरताओं के जाल में जकड़ा हुआ है पाकिस्तान। उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। ठीक है, आप इसे पढ़ेंगे, आईआर का टॉपिक है। और ख़ास करना, हम अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, हमारे जो पड़ोसी हैं पड़ोसी ही रहेंगे। तो इसे समझना ज़रूरी हो जाता है, चाहे हम जानकारी के लिए पढ़ें या फिर आईआर के टॉपिक के लिए यूपीएससी के दृष्टिकोण से पढ़ें। ठीक है, और क्विक रीसेट है एक टॉपिक, आपको बाएं साइड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्विक रीसेट का मतलब है, एक तरह से आप ये समझिए कि भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली है, अध्यक्षता मिली है। उसी के संदर्भ में भारत कनाडा संबंधों पर चर्चा की गई है। उसको हम देखेंगे अच्छे से, वर्ड बाय वर्ड देखेंगे, आसानी से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। दूसरा है फिस्कल कंसोलिडेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बजट। देखो बजट आया, ठीक है, तो उसमें उसके संदर्भ में फिस्कल कंसोलिडेशन क्या है, राजकोषीय समेकन क्या है, हम उसे देखेंगे। द बजट फॉर 23-24 2023-24 का जो बजट है हैज अटेम्प्टेड टू एड्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। इस बजट में समाज के सभी तबकों की आकांक्षाओं को हल करने का, समाधान का प्रयास किया गया है। यह अच्छा प्रयास है ना, खासकर डिफिकल्ट सिचुएशन में। लेकिन हाउ फार डू द बजट प्रोविजंस गो टू मीट द टू फंडामेंटल गोल्स ऑफ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। टू फंडामेंटल गोल्स जो हैं ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के, है ना, मतलब ग्रोथ विकास और स्थिरता, है ना, स्थायित्व, उसको ये कहाँ तक लक्ष्य पूरा कर पाते हैं, ये लक्ष्य जो है कहाँ तक उसे मजबूती दे पाते हैं, उन्हीं पर यहाँ पर चर्चा है। ठीक है, अगर ये दे पाते हैं तो एक तरह से आप ये समझिए कि इट विल बी द आंसर टू मैनी ऑफ द इंडिया सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। भारत की जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं कई, उसका समाधान इससे हो जाएगा। तो इसे आप पढ़ सकते हैं, GS3 इकोनॉमी में लेकर चले जाइए, अर्थव्यवस्था में लेकर चले जाइए। ठीक है, इसे आप देखिए बजट में कैसे क्या है, किस तरह का आवंटन है, किस तरह से कंसोलिडेशन है, फिस्कल कंसोलिडेशन, उसे हम समझेंगे। ठीक है, लेकिन सब अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्विक रीसेट को हम स्टार्ट करेंगे। अभी भारत कनाडा संबंधों की बात यहाँ पे हो रही है। चलो अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। इंडिया एंड कनाडा आर लुकिंग एट द बिग पिक्चर एज दे पुट बिहाइंड डिस्कॉर्ड, है ना। अब देखो पुट बिहाइंड डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड होता है असहमति, है ना। भारत और कनाडा जो है ना, लुकिंग एट द बिग पिक्चर, बड़ी तस्वीर की ओर, है ना, बड़े संबंधों की ओर देख रहे हैं अपने, क्योंकि वे अपने जो मनमुटाव हैं, समस्याएं हैं, उसको पीछे छोड़ चुके हैं। देखो भारत और कनाडा का संबंध है ना, इन संबंधों में कई बार अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव भी देखे गए हैं। लेकिन उन उतार चढ़ावों से हटकर दोनों देश चाहते हैं कि उनके संबंध जो हैं एक नए आयाम तक पहुंचें। तो उसकी जो यात्रा है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है,
एज इंडिया रैम्प्स अप इंटरनेशनल आउटरीच इन द ईयर ऑफ इट्स G20 प्रेसिडेंसी। अब देखो भारत को ना G20 प्रेसिडेंसी मिली है, तो इस साल ना भारत चाह रहा है कि इंटरनेशनल आउटरीच को बढ़ाएं, अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को बढ़ाएं। ये कैसे होगा? तो बेटर टाइज विद कनाडा आर क्लियरली ऑन द एजेंडा फॉर द गवर्नमेंट। अब देखो तो सरकार के लिए ना कनाडा के साथ अच्छे संबंध बिल्कुल एजेंडे में रहेंगे। विद द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, अभी जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो होस्ट कर रहे हैं कनाडा फॉरेन मिनिस्टर को, ठीक है, जॉली हैं, ठीक है, मेलानी जॉली हैं, फॉर बायलैटरल टॉक्स, दोनों के बीच ना मतलब बायलैटरल टॉक्स है ना इन दिल्ली में, द्विपक्षीय बातचीत दोनों के बीच। तो जयशंकर होस्ट कर रहे हैं, भारत होस्ट कर रहा है इसे, ठीक है। दिस विजिट ऑफ जॉली है ना, ये विजिट जो मिसेज जॉली का है, जो भी हु विल बी इन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, इन दिल्ली अगेन फॉर द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन मार्च। अब देखो अभी जॉली का विजिट है, अभी मतलब फिलहाल इनके होस्ट कर रहे हैं जयशंकर, भारत होस्ट कर रहा है ना वहाँ के मंत्री को, ठीक है, तो जॉली को। लेकिन अब क्या है कि इनका जो विजिट है ना भारत में दोबारा होगा, कनाडा के इस मंत्री का भारत में विजिट कब होगा? दोबारा होगा। कब होगा? तो G20 जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग होगी मार्च में ना, उसमें फिर होगा इनका विजिट, है ना, कनाडा के विदेश मंत्री का। एंड लेटर अगेन टू, अब बाद में फिर ये ना कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्हें उनके साथ ही आएंगी। कब आएंगी? तो G20 समिट में आएंगी, देखी जाएंगी, है ना। विल बी फॉलोड बाय सेवरल अदर मिनिस्टर्स फॉर अदर G20 मीटिंग्स, और साथ ही कई अन्य मंत्रियों की भी मीटिंग होगी G20 में, ठीक है। अनदर रीजन फॉर द एक्सेलरेशन इन द रिलेशंस, अभी देखो अभी मैंने समझाने का प्रयास किया, खासकर लेखक ने यहाँ बताया है कि देखो किस तरह से महत्वपूर्ण है कि उनका 3 बार भारत का दौरा हो रहा है, तो इस तरह से भारत कनाडा के संबंधों में गर्मजोशी देखने को मिलेगी। अनदर रीजन फॉर द एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन का, इस बढ़त का, इस गर्मजोशी का दूसरा कारण क्या है? वो है कनाडाज डेटेरियोरेटिंग टाइज, मतलब चीन विद चाइना, चीन के साथ जो कनाडा के जो बिगड़ते संबंध है ना, वो इसका कारण है। भारत के साथ कनाडा का संबंध अच्छे होते जा रहे हैं। इन नवंबर की बात करूं, कनाडा ने क्या किया? अनाउंस इट्स न्यू इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। कनाडा ने क्या किया? अपनी नई इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जारी कर दी, भारत प्रशांत रणनीति, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी इसने जारी कर दी। दैट मार्क्ड आउट चाइना एज एन इंक्रीजिंगली डिसरप्टिव ग्लोबल पावर, जिसमें चीन को ना एक तरह से बढ़ता हुआ विघटनकारी समस्याजनक वैश्विक शक्ति बताया गया, है ना, इसकी कनाडा की नई पॉलिसी में। अब भारत को क्या बताया गया? रेफरिंग टू इंडिया एज अ क्रिटिकल पार्टनर, भारत को ना महत्वपूर्ण सहयोगी की संज्ञा दी गई। यहाँ देखो, आप देख सकते हो क्रिटिकल पार्टनर, है ना, क्रिटिकल पार्टनर बताया गया। विद शेयर ट्रेडिशंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड प्लुरलिज्म, है ना, भारत में क्या है? देखो कनाडा में जैसे डेमोक्रेसी है, प्लुरलिज्म है, बहुलवाद है, लोकतंत्र है, कहा गया भारत में वही है। भारत और कनाडा जो है ना, दोनों की परंपराएं मिलती हैं, साझी परंपराएं हैं। इन एडिशन, इसके अलावा जो है ना, कनाडा सर्च फॉर, कनाडा की खोज क्या है ना, कनाडा क्या देख रहा है? नया मार्केट देख रहा है अपने लिए नया मार्केट देख रहा है। क्यों देख रहा है? टू डाइवर्सिफाई इट्स कंसिडरेबल इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद चाइना, चीन के साथ इसका महत्वपूर्ण इकोनॉमिक एंगेजमेंट है ना, चीन के साथ जो इसका महत्वपूर्ण इकोनॉमिक एंगेजमेंट है, उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए ये देख रहा है। इकोनॉमिक एंगेजमेंट जो है चीन के साथ, उसको डाइवर्सिफाई, विविध बनाने के लिए, चीन के पर निर्भर न रहने के लिए ये देख रहा है कि हम आगे बढ़ें, हम दूसरे पर भी निर्भर हों, दूसरे के साथ भी हम व्यापार करें, दूसरे के साथ भी हमारे आर्थिक हित हों। कौन देख रहा है? कनाडा, कि हम चीन पर ही निर्भर नहीं रहेंगे। अब भारत भी चाहता है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है वो कई देशों के साथ हमारे हों। तो भारत के जो हित हैं, भारत जो चाहता है, कनाडा जो चाहता है, दोनों एक ही दिशा में जाते हैं। इस तरह से दोनों देशों की आकांक्षाएं एक दूसरे से मिल रही हैं। वाइल ऑफिशियल्स हैव बीन वर्किंग टू अनाउंस, देखो जहाँ ऑफिशियल्स जो है, पदाधिकारी जो है ना, वो अनाउंस करने की तैयारी करने के अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट इस साल उसकी घोषणा की तैयारी कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो होपफुल, वे आश्वानित भी हैं कि सिक्योरिंग अ कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कि इनके बीच ना कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक आर्थिक भागीदारी समझौता हो जाएगा। द फ्लडी इन बायलैटरल एक्टिविटी, फ्लडी क्या होता है? लिख लो नोटबुक में, फ्लडी होता है हड़बड़ाहट, जल्दी, मतलब द्विपक्षीय संबंधों में इतनी जल्दी क्या है भाई? इज इन कंट्रास्ट, ये विपरीत है बिल्कुल, टू पास्ट डेवलपमेंट्स,
पहले जो घटनाएं कनाडा के साथ भारत की रही हैं, है ना, कुछ घटनाएं देखी गई हैं भारत कनाडा के बीच में, उसके विपरीत है ये। द्विपक्षीय संबंधों में, गतिविधियों में बड़ी हड़बड़ाहट देखी जा रही है, स्पेशली आफ्टर मिस्टर ट्रूडोज डिजास्ट्रस इंडिया विजिट इन 2018 के बाद, जो 2018 में जो इनका ट्रूडो का जो विजिट हुआ था ना, ट्रूडो का भारत में, तो उसके बाद से ना संबंध खराब हुए थे भारत और कनाडा के। उसके बाद से संबंध खराब रहे थे, लेकिन अभी क्या है, हड़बड़ाहट देखी जा रही है, अभी गर्मजोशी देखी जा रही है। एंड हिज क्रिटिसिज्म ऑफ मोदी गवर्नमेंट्स हैंडलिंग ऑफ द फार्मर्स एजुकेशन इन 2021 18 में ये हुआ था। इन्होंने इंडिया विजिट किया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि 2020-21 में भारत में जो किसान आंदोलन हुए थे उसको लेकर इन्होंने मोदी सरकार की आलोचना कर दी थी, है ना, कनाडा के पीएम ने, ठीक है। तो इन्होंने, ट्रूडो ने, तो इसके बाद क्या हो गया था, दैट लेड टू द, उससे संबंध खराब हो गए थे, ठीक है। दैट लेड टू द कैंसिलेशन ऑफ डिप्लोमेटिक एक्टिविटी, डिप्लोमेटिक एक्टिविटी खत्म हो गई थी, थम गई थी। द टाइज बिगेन टू द रीसेट, अब देखो टाइज बिगेन टू बी रीसेट, अब टाइज, ये जो संबंध है ना, फिर से रीसेट कब स्टार्ट हुए, रीसेट होने, फिर से सही होने कब स्टार्ट हुए, आफ्टर ही मेट मिस्टर मोदी ऑन द साइड लाइन्स ऑफ G7 समिट इन जर्मनी लास्ट ईयर। जब ये जर्मनी में पिछले साल ना मोदी जी से, मतलब G7 समिट के अवसर पर, जी शिखर सम्मेलन के अवसर पर मिले, तब से दोनों देशों के बीच संबंधों में फिर नयापन आने की शुरुआत हुई, पहले खराब चल रहे थे। सेवरल इशूज रिमेन टू बी सॉर्टेड आउट, कई सारे मुद्दों का समाधान किया जाना है। न्यू दिल्ली हैज कंटिन्यूड टू एक्सप्रेस कंसर्न्स ओवर द रिसर्जेंस ऑफ खालिस्तानी सेपरेटिज्म। अब देखो, नई दिल्ली जो है ना, मतलब भारत सरकार, भारत मतलब निरंतर एक्सप्रेस करता रहा है, अपनी बातों को रखता रहा है, चिंता, एक्सप्रेस कंसर्न्स, चिंता जताता रहा है, किसको लेकर के, तो खालिस्तानी जो अलगाववाद है उसको लेकर के, उसका जो वहाँ पे उद्भव हो रहा है, वहाँ उसका बढ़ना जो हो रहा है उसको लेकर के, एंड कॉल्स फॉर रेफरेंडम, और एक रेफरेंडम का भी आह्वान कर रहा है, उसकी मांग कर रहा है, जो कि सिख कम्युनिटी के बीच में हो, जो कनाडा में रहने वाले सिख कम्युनिटी है उनके बीच में हो। और जो इंसिडेंट्स ऑफ वेंडलिज्म है ना, बर्बरता की घटना जो है, या वायलेंस है टारगेटिंग द इंडियन कम्युनिटी, वहाँ रहने वाली जो भारतीय समुदाय है उसको लक्षित करते हुए, उनको टारगेट करते हुए जो हिंसा होती है, उसको लेकर भी भारत चिंता जता रहा है, ठीक है, कनाडा के सामने, कि आप उसको संज्ञान में लीजिए, उसका समाधान कीजिए, ये सही स्थिति नहीं है। इन एडिशन, इसके अलावा कनाडियन प्रोनाउंसमेंट्स, अब देखो कनाडा की जो प्रोनाउंसमेंट्स है, प्रोनाउंसमेंट होता है उद्बोधन, आकलन, बोलना कुछ, तो कनाडा का जो बोलना है ना, उसका जो वक्तव्य है, स्टेटमेंट है, किस पर, डेवलपमेंट्स इन इंडिया, भारत में होने वाले घटनाक्रमों पर। भारत में होने वाले घटनाक्रम मतलब जो भी कुछ घटनाएं होती हैं, आंदोलन, है ना, प्रशंसा, किसी भी तरह की घटना, अब उस पर जो कनाडा की टिप्पणी है, इंक्लूडिंग ऑन राइट्स एंड फ्रीडम्स, अब मान लो भारत में जो अधिकार हैं, स्वतंत्रता है, आज़ादी है, उस पर मान लो कनाडा की कोई टिप्पणी आ गई, है ना, किसी अन्य देश की भी टिप्पणी आ गई, तो क्या हम किसी दूसरे को अपने देश के मामले में बोलने का अधिकार देते हैं? नहीं देते हैं, नहीं, होना भी नहीं चाहिए। हम अपने देश में सही हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सद्भाव के साथ रहते हैं। हाँ, कहीं कभार कहीं समस्या देखने को मिलती है, लेकिन उसका भी उचित समाधान जल्द ही देखने को मिल जाता है। तो बाहर वालों की, है ना, बाहर वालों का, किसी विदेशी ताकतों का, किसी का कमेंट्स जो है वो स्वीकार नहीं होता है ना। तो कहने का मतलब है कि जो यहाँ मान लो राइट्स एंड फ्रीडम से उसका कमेंट आ गया, या किसी भी मुद्दे पर आ गया, तो कैन ऑलवेज सेट ऑफ डिप्लोमेटिक लैंड माइंस। अब इससे क्या होगा, डिप्लोमेटिक जो संबंध है वो तनाव में चले जाएंगे, ठीक है, जो भी उन्नति हुई है वो पीछे चली जाएगी, ठीक है। अब देखो, दिस हैज बीन अ रनिंग थ्रेड, ये क्या है, रनिंग थ्रेड है, मतलब चलता हुआ धागा है, समझो, ये चलता ही रहता है, इन बायलैटरल टाइज which have seen many ups and downs, जिसने over the past decades, decades क्या होता है 10 साल का decades होता है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि past decades की बात करूं तो बीते हुए दशकों में, है ना, ये देखे गए हैं कि अप्स एंड डाउन्स देखे गए हैं। भारत कनाडा के संबंधों में क्या देखे गए हैं, अप्स एंड डाउन्स, उतार और चढ़ाव देखे गए हैं, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ मैसिव, देखो ये उतार चढ़ाव देखे गए हैं, और साथ ही आप ये भी जान लें वहाँ के मैसिव इंडियन डायस्पोरा वहाँ रहता है, बड़े स्तर पर भारतीय समुदाय वहाँ रहता है, ठीक है। और स्टूडेंट लिंक, भारत के विद्यार्थी भी वहाँ रहते हैं, भारत वहाँ से विद्यार्थी भारत आते हैं, फिर भी दोनों देशों के बीच संबंधों में उथल पुथल देखा गया है, जो कि अच्छा नहीं है किसी भी देश के लिए। उथल पुथल कहाँ अच्छी होती है, कहीं नहीं होती, ठीक है। कनाडा वॉज
एमंग द फर्स्ट कंट्रीज, कनाडा उन पहले देशों में से था जो कि भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम से संबंधित था, जुड़ा हुआ था। बट द रिलेशनशिप रप्चर्ड, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध जो है रप्चर्ड हो गए, रप्ट मतलब खराब होना, खत्म हो गए आफ्टर इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974। भारत ने ना 1974 में परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद से दोनों देशों के संबंधों में खटास पैदा हो गई। व्हेन टाइज बिगेन टू इम्प्रूव इन 1980, 1980 में जब मतलब टाइज जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हुआ। इट वॉज इंडियन एंगर, भारतीयों को रोष था। क्यों रोष था उस समय? क्योंकि कनाडा ने ना सेपरेटिस्ट जो खालिस्तानी ग्रुप्स थे, अलगाववादी खालिस्तानी ग्रुप थे, समूह थे, उसको आश्रय दिया था, अपने यहाँ शरण दी थी, है ना, उन्होंने शरण दिया था उसको लेकर भारतीयों में रोष था। 1980 के दशक की बात हो रही है, ठीक है। और ये खालिस्तानी ग्रुप जिसको कनाडा ने शरण दिया था ना, वो 1985 का जो बॉम्बिंग था एयर इंडिया, 1985 बॉम्बिंग ऑन एयर इंडिया फ्लाइट, है ना, एयर इंडिया फ्लाइट की जो बॉम्बिंग से संबंधित घटना थी 1985 की, तो उससे ये जुड़े हुए थे, उसके पीछे थे, है ना। इसमें इस घटना में इन खालिस्तानी समूहों का हाथ था, और कनाडा ने शरण दिया था इन्हें, तो भारतीयों में रोष था इनको लेकर के, ना, इस देश को लेकर के। रिलेशंस वर रिस्टोर्ड इन 2010, रिलेशन जो है ना वो 2010 में फिर रिस्टोर हुए, फिर से सही होने स्टार्ट हुए। विद द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री, इससे पहले जो पीएम थे, ठीक है, उनकी जो यात्रा थी, ठीक है, तो उनकी यात्रा के साथ क्या हुआ, संबंधों में मतलब नयापन आना शुरू हुआ। उन्होंने कहाँ की यात्रा की थी? जाहिर है कनाडा की यात्रा की, ठीक है। उससे क्या हुआ, संबंधों में एक गर्मजोशी देखनी स्टार्ट हुई, है ना, दोनों देशों के संबंध नए रास्ते पे आने लगे, ठीक है। एंड एग्रीमेंट ऑन सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, है ना, देखो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन पर ना एक अनुबंध भी हुआ, और ये यात्रा भी उनकी हुई। इससे क्या, दोनों देशों के संबंधों में मधुरता आनी स्टार्ट हो गई। एंड मिस्टर मोदी इन 2015, अब मोदी जी की 2015 में यात्रा, ठीक है। बट दे फ्लैग्ड आफ्टर 18, लेकिन वही था कि 18 से संबंध में कुछ खटास आ गई थी, समस्या आ गई थी, खासकर टिप्पणियों को लेकर के, कनाडा के रुख को लेकर के, तो समस्या देखने को मिली थी। तो ये हुआ था दिस ईयर। टाइमिंग एंड इंटेंट, देखो टाइमिंग क्या है, समय, टाइमिंग जो है घटना की, जो संबंध अच्छे हो रहे हैं, और इंटेंट जो है मतलब इरादा जो है ना, सीम ऑन कोर्स फॉर अ लीप इन टाइड, इसे लगता जो है ना, मतलब समय से लगता है और इरादे से लगता है कि जो संबंध है ना दोनों देशों के बीच, उन्हें छलांग देखने को मिलेगी। मतलब दोनों देशों के बीच के संबंध जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ेंगे, दोनों देशों के हित को लाभ होगा, दोनों देश एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे, ठीक है। क्या होता है, साझेदार, जो हम किसी के साथ साझेदारी करते हैं तो दोनों पक्षों को लाभ होते हैं उसमें। विच कुड ब्रिंग स्ट्रेटजिक एंड इकोनॉमिक गेन्स, अब देखो स्ट्रेटजिक क्या होता है, मतलब रणनीतिक और आर्थिक लाभ। उससे क्या होगा, दोनों देशों को रणनीतिक और आर्थिक लाभ होगा, किससे, संबंधों में नई छलांग से, ठीक है। provided both side also focus on sidestepping and possible पॉलिटिकल पिटफॉल्स along द वे। अब देखो साथ ये है ना कि दोनों देश जो है ना आपस में एक दूसरे के हित को नुकसान न पहुंचाएं, कभी कभार कुछ अनर्गल टिप्पणी ना करें। खासकर कनाडा का जो रुख रहा है तो अपने रुख से बचे, है ना, भारत के भी पहल को समझे, भारत किसी भी चीज़ को निपटने में जो योगदान देता है, किसी समस्या के, जाहिर है कुछ भी कहीं भी है तो समस्याएं भी होंगी तो सद्भाव भी होगा। तो भारत जिस तरह से किन्हीं दुर्गम, किन्हीं समस्याजनक मामलों को संभालता है तो उसमें कनाडा को समझना चाहिए, ठीक है। अब बेवजह किसी भी तरह की टिप्पणी संबंधों को खराब करने में योगदान दे सकती है। तो मूल मुद्दा यहाँ पर यह है कि भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी, G20 अध्यक्षता का सही तरह से उपयोग करते हुए अपनी अपेक्षित ऊंचाइयों तक पहुँचे, वैश्विक पटल पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी महत्व सुनिश्चित करे, और साथ ही और यह जो होगा वो साझेदारों के सहयोग से ही होगा। तो बाकी देशों के साथ जो इसके साझेदार हैं संबंधों को नया आयाम दे, ठीक है। इससे क्या होगा, भारत भी लाभान्वित होगा और उसके जो साझेदार हैं वे भी लाभान्वित होंगे। तो इसमें आया टॉपिक
2 IR जो है, IR GS पेपर 2 के अंतर्गत ये टॉपिक था अगर यूपीएससी के दृष्टिकोण से बात करें तो। अब बाकी अगर आप इंग्लिश मजबूत करने के हिसाब से चाहते हैं तो भी ये महत्वपूर्ण है। अगर जानकारी वृद्धि के बाद के उद्देश्य से आप इसे समझना चाहते हैं, ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। याद रखें, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं होता, ठीक है। आप नई जानकारियां ग्रहण करेंगे, उसे दूसरों तक पहुंचाएंगे, सोचिए मानवता का कितना बड़ा कल्याण होगा, ठीक है। तो यथासंभव जितनी अधिक से अधिक जानकारी सृजित की जाए तो वो बेहतर है। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। मनुष्य जो है वो जीवन भर सीखता रहता है और यही जीवन का एक असली गुण है। तो हमें इसी गुण के साथ, इसी प्रतिबद्धता के साथ अपनी पढ़ाई को निरंतर गति देती रहनी चाहिए। तो फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई जानकारियों के साथ जो आपके लिए उपयोगी होंगी। तब तक के लिए अपने समाचार प्रस्तुतकर्ता द हिंदू एनालिसिस, द हिंदू संपादकी के प्रस्तुतकर्ता को आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। थैंक यू।